नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण तिवारी और आज का हमारे चर्चा का विषय है विभिन्न सरकारी नौकरियां एवं उन्हें प्राप्त करने के तरीके। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरकारी नौकरी में दो स्ट्रीम होते हैं, एक टेक्निकल होता है, दूसरा नॉन टेक्निकल होता है। पहले देखेंगे कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में डिफरेंस क्या है। टेक्निकल कहने का मतलब है उसमें विशेष योग्यता खोजती है। जैसे आप डॉक्टर की तैयारी करते हो, यानी मेडिकल लाइन में आप जाना चाहते हो तो आपको इंटर में बायोलॉजी रहना आवश्यक है। इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो आपको मैथ रहना आवश्यक है। नॉन टेक्निकल में यानी पुलिस की नौकरी हो, दरोगा की नौकरी हो, आप एसएससी लेवल में जाना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं, इसके लिए किसी तरह की कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। यानी आप जनरल में किसी भी साइंस स्ट्रीम से रहें, आर्ट्स से रहें, कॉमर्स से रहें, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है। यानी नॉन टेक्निकल जो है उसको हम जनरल कंपटीशन से डिनोट करते हैं, यानी जानते हैं। नॉन टेक्निकल दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जिसमें विशेष योग्यता खोजता है उसे टेक्निकल कहते हैं, जिसमें विशेष योग्यता नहीं खोजता है उसे हम लोग नॉन टेक्निकल कहते हैं, जिसमें सभी तरह के प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। इसमें क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं। टेक्निकल में जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि विशेष योग्यता खोजता है, तो विशेष योग्यता जैसे ही आता है तो उसमें प्रतियोगियों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि बायोलॉजी स्ट्रीम से तो कम ही स्टूडेंट करेंगे, मैथ स्ट्रीम से भी कम स्टूडेंट, और जो सारे स्टूडेंट नॉन टेक्निकल को दे सकते हैं, इसलिए प्रतियोगियों की संख्या क्या होती है, यानी कंपटीटर की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी जनरल कंपटीशन में जो हम लोग फेस करते हैं, जनरल कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, उसमें जो प्रतिभागियों की संख्या होती है, अभ्यर्थियों की संख्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी हाई लेवल पे होता है, मास लेवल पे, यानी गैदरिंग बहुत ज़्यादा है। यानी अगर टेक्निकल में हम जाना चाहते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, तो वहाँ संख्या कम है। वहाँ संख्या कम है इसलिए कम है क्योंकि वहाँ विशेष योग्यता खोजता है। और जनरल कंपटीशन सभी आ सकते हैं, इंजीनियर भी आ सकते हैं, डॉक्टर्स भी आ सकते हैं, चाहे वो मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, वो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, यानी नॉन टेक्निकल स्ट्रीम की तैयारी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि जनरल कंपटीशन में कौन कौन सी प्रमुख परीक्षाएं हैं। देखिए, प्रमुख परीक्षाएं हैं एसएससी। आजकल जनरल कंपटीशन के अधिकतर छात्र एसएससी की तैयारी करते हैं। एसएससी जो है सेंट्रल लेवल पे है, यानी केंद्र सरकार द्वारा एक गठित आयोग है जो विभिन्न पदों को इंटर स्तरीय मैट्रिक लेवल से स्टार्ट होता है, इंटर स्तरीय एमटीएस का, उसके बाद सीएचएसएल यानी इंटर स्तरीय, उसके बाद ग्रेजुएट लेवल, तीनों जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित होता है। इसी तरह इसी के तर्ज पे बीएसएससी बना हुआ है, यानी बिहार का एसएससी, बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें दो प्रमुख हैं, एक इंटर लेवल है, एक ग्रेजुएट लेवल है। इंटर लेवल में प्रमुख बहाली आती है पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी इत्यादि। ग्रेजुएट लेवल में आता है सबसे प्रमुख पद सचिवालय सहायक का आता है इसमें, और अन्य पद भी होते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग जनरल कंपटीशन के प्रमुख पदों के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है पुलिस और दरोगा। पुलिस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में और अन्य राज्यों में भी, अधिकांश राज्यों में पुलिस की जो योग्यता है 10+2 कर दी गई है। यानी पहले मैट्रिक हुआ करता था, अब इसको बढ़ा के इंटर स्तरीय कर दिया गया है। और दरोगा जो शुरू से ही अभी तक आता है ग्रेजुएट लेवल का है, यानी ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम से हों, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप दरोगा के एग्जाम में बैठ सकते हैं, दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग रेलवे पे। रेलवे, जैसा कि जानते हैं, सरकारी नौकरी में सबसे बड़ा जो संख्या है सरकारी कर्मचारियों की, वो रेलवे कर्मचारियों की है। तो रेलवे कर्मचारी में भी प्रमुख रूप से नॉन टेक्निकल में 3 पद आते हैं। इसमें है ग्रुप डी, इसको भी इस बार आईटीआई पे कर दिया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों के विरोध के बाद इसे पुनः 10th पे कर दिया गया, यानी 10वीं पास कोई भी अभ्यर्थी ग्रुप डी, रेलवे के ग्रुप डी में फॉर्म भर सकता है। उसके बाद हैं ड्राइवर और टेक्नीशियन। ड्राइवर और टेक्नीशियन में आप 10th के साथ आईटीआई होना बहुत आवश्यक है। एक बात मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा, अगर आप सरकारी नौकरी में अभ्यर्थियों को पछाड़ना चाहते हैं, यानी होड़ को कम, भीड़ को कम करना चाहते हैं, यानी क्राउड बहुत ज़्यादा है उसको अगर कम करना चाहते हैं, यानी लो करना चाहते हैं, तो आप छोटा सा डिग्री आईटीआई कर सकते हैं। कोई आईटीआई का जो स्ट्रीम है वो साल भर का भी है, कोई 2 साल का भी है।
1 से 2 साल का जो ITI का कोर्स है वो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग कर देता है। यानी आपका कंपटीशन जो होता है बिल्कुल कम, बहुत ही कम अभ्यर्थियों के बीच रह जाता है। यानी आपका सरकारी नौकरी पाना उतना ही आसान हो जाता है। इतना भीड़ कम रहेगा, अभ्यर्थियों की संख्या कम रहेगी, उतना ही सिलेक्शन पाने का चांस आपका जो होगा हाई होगा। तो रेलवे में ग्रुप डी के बाद रेलवे टेक्नीशियन की चर्चा होगी, यानी ड्राइवर और टेक्नीशियन दोनों पद के लिए ITI जरूरी होता है। उसके बाद आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जो है इसमें प्रमुख पद होते हैं गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, TC वगैरह जो भी है पद। ये जो पद हैं वो ग्रेजुएट लेवल है, यानी आप BA, BSc या BCom के बाद आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैंकिंग। बैंकिंग जो है सदाबहार रहा है, सब दिन से बहुत से अभ्यर्थियों की पसंद रहा है बैंकिंग। बैंकिंग में प्रमुख पद क्लर्क और PO हैं। इसी तरह का बैंकिंग और के साथ साथ आप LIC की भी तैयारी कर सकते हैं। LIC का भी सिलेबस जो है बैंक के ही समान होता है। अब हम लोग आते हैं PCS पे, यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जो कि राज्य स्तर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, सबसे कठिन राज्य स्तर पे, यानी स्टेट का जो सबसे कठिन परीक्षा होता है और सबसे ऊंचा परीक्षा, सबसे ऊंचे पायदान का जो एग्जाम है वो स्टेट PCS होता है। यानी राज्य स्तर का जो PCS होता है, यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस जो होता है, वो राज्य का सबसे ऊंचा जनरल कंपटीशन, सबसे ऊंचा एग्जाम होता है। जैसे बिहार में BPSC, झारखंड में JPSC, यूपी में UPPSC एक्सेट्रा, यानी विभिन्न राज्य के अपने अपने PCS आयोग हैं, जिनसे SDM, DSP, DDO इत्यादि पदों की बहाली ली जाती है। और उसके बाद आते हैं जो भारत की सबसे ऊंची नौकरी है, जिसका आयोजन UPSC द्वारा होता है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, जिससे DM, SP जैसे महत्वपूर्ण पदों की बहाली UPSC द्वारा कंडक्ट की जाती है। इसी के साथ हम लोग का जनरल कंपटीशन का जो संक्षिप्त परिचय था वो समाप्त हुआ। वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। शायद आप लोगों की समझ में यह बात आ गई होगी कि कौन कौन से पद और उसके लिए क्या योग्यता है और कौन सा कमीशन यानी कौन सा आयोग किस पद के लिए बहाली निकालती है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे विद्यार्थी के विषय में। मन में यह विचार आते रहते हैं कि हम कितने घंटे पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, कहाँ से तैयारी शुरू करें, लोग क्या कहेंगे। इस तरह के अनेकों विचार जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं, यानी नौकरी की तैयारी शुरू करते हैं, जैसे ही हमारे मन में यह विचार आता है कि हम नौकरी की तैयारी शुरू करें, हम नौकरी प्राप्त करें, कि कौन सी नौकरी प्राप्त करें, कैसे करें, क्या कठिनाइयाँ आएंगी, क्या चुनौतियाँ होंगी, उनका क्या समाधान होगा, कैसे पढ़ें, कितना देर पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, इस तरह के अनेकों सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं ऐसे ऐसे लोगों से, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे हमारे समाज में जो कहते रहेंगे कि सेटिंग से हो जाता है, सारे जितने भी सरकारी नौकरी है सेटिंग से हो जाता है, कुछ नहीं होने वाला है, तुम कितना भी पढ़ लो। ऐसे बहुत से कि मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ, नहीं हुआ, मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो जिन्होंने 6 महीने की तैयारी, मात्र 6 महीने की तैयारी में उन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया। कैसे किया वो बताइए। ऐसे लोग जो निगेटिव आपको देते हैं दिमाग में कि आपसे नहीं होगा, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहिए, बिल्कुल ही दूर रहिए वैसे लोगों से जो आपको भ्रमित करते हों, जो आप में यह गलत विचार डालने की कोशिश करते हों कि आपसे नहीं होगा। आपके अंदर की क्षमता, किसी भी व्यक्ति के अंदर की क्षमता वह खुद जानता है। आपके अंदर की क्षमता आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं पहचान सकता। आप अपने अंदर की क्षमता को, आपके अंदर की जो क्षमता है, पोटेंशियल है, उसको खुद पहचानिए, उनको खुद चिन्हित करिए और आप यह निश्चय कीजिए, आप यह निर्धारित कीजिए कि हमको किस क्षेत्र में जाना है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। और दोस्तों यकीन मानिए, जो आज आपकी हंसी उड़ाते हैं वो सबसे पहले वो आपको नमन करेंगे, वो आपके आगे पीछे घूमेंगे। और मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं
जिन पर लोग पहले हंसते थे जब उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया, वही लोग जो उन पे हंसने का काम किया करते थे, जो उनकी हंसी उड़ाते थे, जो उनका मजाक उड़ाते थे, वही लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनके आगे पीछे करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से सीखें जो सफल हैं ज़िंदगी में, वास्तव में कठिन संघर्ष के बाद सफल हुए हैं। वैसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें जो आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, जो आपके अंदर की कायरता को जगाते हैं। वैसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। फिर एक नई चर्चा के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा कि कौन कौन सी पुस्तक पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। अगले परिचर्चा में हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।